ओके, हम जो है कहाँ पे थे? हमने आपको बताया था कि पिछली क्लास में कि आर का जो रिलेशन है, यानी कि आर हम यहाँ पे क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे एक रिलेशन आता है आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। आर नॉट की वैल्यू याद रखिएगा, कितना लेना है? 1.10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है सेंटीमीटर में लिया है, हम जनरली बात करेंगे मीटर में, क्योंकि मैंने आपको मीटर के टर्म में सारा चीज लिखाया था। आर का अगर मैं पूछूं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना था, 10⁻⁻15 मीटर, और रेडियस ऑफ एटम कितना था? कहोगे 10⁻⁻10। ओके, अब मैंने कहा था कि इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक जो ए जो है वो क्या है? एटॉमिक मास है। ठीक है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें जो है आपको पता होगी। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं कि इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेडियस न्यूक्लियस रेडियस। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। अब देखिए आपके सामने क्या है कि अगर आपको एल्यूमिनियम दे दिया जाए न्यूक्लियस का, मैंने बताया था कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है। आपको एक एग्जांपल भी मैंने समझाया था कि क्रिकेट का जो बॉल ले लीजिए और स्टेडियम के बराबर जो है क्या हो जाता है? एटम हो जाता है। तो उसका साइज जो होता है ना बहुत छोटा होता है। ओके, अब यहाँ पे आर हमें क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। आर नॉट की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं? 1.33 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा? -15। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है मास जो होगा वो एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। तो यहाँ पे हम लोग ये क्या करा कि एल्यूमिनियम की जगह पे मास जो है कितना लिख दिया? 27 लिख दिया, और 27 पे पावर कितना आ जाएगा? 1/3। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1.33 इंटू 10⁻⁻15, और 27 का 1/3 कितना होता है? या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 27 पे क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 3। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया? 3। अब 399 जो है यहाँ पे आपका इतना जो है क्या आ गया? मीटर में रेडियस। अभी एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर आपने यहाँ पे तो रेडियस लिखा था 10⁻⁵15, इसका मतलब है कि जो रेडियस होगा ना तो उसके साथ में 10⁻⁻15 के अप्रोक्स जो है इसका मीटर में क्या आएगा? वैल्यू आएगा। एक रेंज होता है ना कि जैसे इसका साइज इतना के बीच में आना चाहिए, तो वही यहाँ पे क्या है? एक जो है रेंज है, इसीलिए जो हमने इस प्रकार से लिखा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दो। ओके, क्वेश्चन लिखिए। मास ऑफ an element X is 64. Find the radius of nucleus radius. ठीक है, अब आपको बताना है कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर कितना हो जाएगा? 1/3।
हमने जनरली वैसा लिया जिससे कट जाए, अब ऐसा नहीं लिया जो कि ना कटे। अगर ऐसा लेंगे तो काफी ज्यादा जो है दिक्कत आ जाएगी कैलकुलेट करने में, इसीलिए हमने जो है क्या करा कि इसकी जो है वैल्यू ले ली। ओके, मुझे बताइए इसका किसी का आंसर आया तो क्या आंसर आ रहा है? 5.32 into 10 to the power minus 15। वेरी गुड। तो आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1.33 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -15 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 64 और 64 टू द पावर कितना हो जाएगा? 1/3 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू 4। अच्छा, आप लोगों को क्यूब निकालने तो आता है ना? यस सर। हाँ, अब अगर ये नहीं आता जिनको क्यूब, इसका मतलब है कि अगर जो भी टर्म 3 बार हो तो उसमें से एक बार जो हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 हो गया। ओके, तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 4 × 12 1 13 4 1 5 10 टू द पावर -15 जो है आपका मीटर में आंसर आ गया। अगर जो सेंटीमीटर में निकालते तो 10 टू द पावर -13 जो है आ जाता। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से? ओके, चलिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio of find the area ratio of find the area ratio of nucleus and atom। आपको बताना है कि रेशियो निकालना है, एरिया रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड एटम, यानी कि जो है इस प्रकार से जो है आपके सामने क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करना, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां से रेशियो निकालूं, सबसे पहले एरिया ऑफ रेडियस निकालना होगा, यानी कि जिसका आर होगा तो उसके मतलब जिसका, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक बार न्यूक्लियस का एरिया निकालना है और एक बार किसका निकालना है? एटम का। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, रेशियो ऑफ एटम एरिया एंड जो है न्यूक्लियस एरिया, इस प्रकार से भी आके कहा जाता, तो आप समझ जाना। यहाँ पे हमने जो है सिंपली कह दिया फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड एटम, यानी कि जो है एटम का और जो है इसका जो है आपको रेशियो निकालना है। तो ये जो रेडियस होगा ये किसका हो जाएगा? न्यूक्लियस का, और ये जो रेशियो हो जाएगा किसका हो जाएगा? एटम का। अगर इसका हम एरिया निकाल लेते तो रेशियो भी निकाल लेंगे, तो हम सबसे पहले एरिया निकालते न्यूक्लियस का, एरिया ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो एरिया ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि πr², एक फॉर्मूला होता है। पाई हम रहने देते क्योंकि रेशियो है, तो हम जो है सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं न्यूक्लियस का निकाल रहे हैं, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -15 का होल स्क्वायर। बोलिए, क्लियर है? सिमिलरली एरिया ऑफ हम किसका निकाल लेंगे? एटम का। तो एरिया ऑफ एटम कितना हो जाएगा? πr², और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? पाई इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर। अब अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या हो जाएगा? कहोगे कि सर यहाँ पे एरिया जो है किसका देना है? आप पहले में जो है न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का दे दीजिए। उल्टा पूछा है तो उल्टा ही लिखेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे पाई इंटू 10 टू द पावर -15 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? पाई इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर। ये पाई से पाई कट जाएगा, तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -30, क्योंकि जब पावर होता है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10 टू द पावर -20। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -10। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्या ये वाला समझ में आ गया? यस सर।
हो सकता है कि वो आपको वॉल्यूम के टर्म में दे दे, वो जो है क्या कर दे आपको जो है वॉल्यूम के टर्म में भी दे सकता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एटम एंड जो है न्यूक्लियस, तो आप उस प्रकार से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, अब इससे पहले मैं ना आपको एक छोटा सा मैंने कहा था कि न्यूक्लियस डिस्कवरी ऑफ जो है किसका बताना है, न्यूट्रॉन का, ध्यान सुनिएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आखिर कैसे जरूरत पड़ा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हुआ यूं कि हमने ना एक वेट मशीन लिया और यहाँ पे एक साइड हमने क्या रखा, हीलियम रखा, और जब हीलियम रखा तो उस समय के अनुसार से उनको नहीं पता था कि इसके अंदर न्यूट्रॉन है, तो उन्होंने सोचा कि जितना हीलियम का मास है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के कारण होगा, तो इन्होंने क्या करा कि दो प्रोटॉन को रख दिया, यानी कि दो हाइड्रोजन को रख दिया। अब जैसे ही दो हाइड्रोजन को रख दिया, अब मुझे बताइए दोनों का मास उस समय के अनुसार से बराबर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देखा कि मास जो है वो किसका ज्यादा हो गया, हीलियम का। कोई मुझे बताएगा कि हीलियम का क्यों ज्यादा हुआ, कोई तो बोलिए, क्यों ज्यादा हुआ। तो आप सिंपली कहोगे कि सर हीलियम के पास प्रोटॉन के साथ कोई और भी एलिमेंट होंगे, तभी तो इसका मास ज्यादा होगा। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सोचते तो ये दोनों का मास क्या होता, बिल्कुल सेम होता, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई और भी पार्टिकल है जिस कारण से यहाँ पे जो है इसका मास जो है इससे ज्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो इस कारण से इन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर क्या है, कोई एक और एलिमेंट है जो कि उसके अंदर क्या है, छिपा हुआ है, अब उसको ढूंढना है। तो ये सारा काम जो है जिम्मा किसने ले लिया, जेम्स चैडविक ने किसने ले लिया, जेम्स चैडविक ने ले लिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि एक अल्फा सोर्स ऑफ पार्टिकल लिया, यहाँ पे जो है ये क्या है, अल्फा सोर्स ऑफ पार्टिकल है, जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। फिर से इन्होंने क्या करा कि एक लेड ले लिया। ठीक है, ओके, तो इतना बड़ा होल नहीं रहता है वहां पे बिल्कुल जिससे कि एक ही बार में एक जा सके। फिर यहाँ पे क्या ले लिया, इन्होंने बेरिलियम का सीट ले लिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा कि पैराफिन वैक्स ले लिया, और यहाँ पे इन्होंने जो क्या रखा, डिटेक्टर को रख दिया। ये क्या है, डिटेक्टर है। और ये क्या है, आपका अल्फा सोर्स पार्टिकल है। मुझे बताइए कि मैंने अल्फा पार्टिकल कौन सा सही लिखा है, कौन सा जो है अल्फा पार्टिकल होता है। मैंने लिखा He-B, HE, He+D, none of this। बताइए, So none of these. कोई और बताएंगे। None. He का क्या, None of these. He+ अल्फा पार्टिकल तो हमने बताया था ना कि जिसपे अल्फा पार्टिकल पे मतलब जो हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको अल्फा। H2 positive. हमने कहा था कि इसपे कितने पॉजिटिव होने चाहिए, 2 पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, He+2 को हम लोग क्या कह देते हैं, अल्फा पार्टिकल कह देते हैं। ओके, अब यहां पे हमने क्या करा कि बेरिलियम की सीट ले लिया। ठीक है, और यहां पे हमने क्या लिया, पैराफिन वैक्स। अब हुआ यूं
कि जैसे यहां से निकला, यहाँ पे बेरिलियम सीट पे जाके टकराया। एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर बेरिलियम ही सीट क्यों लिया? क्योंकि हीलियम का मास कितना होता है, 2 4 होता है, और बेरिलियम का मास कितना होता है, 4 9 होता है। करीब करीब डबल से थोड़ा ज्यादा लिया। ऐसा इसलिए लिया, अगर हमने इसको नहीं लेते, इसका मास बहुत ज्यादा लेता, तो शायद ये अल्फा पार्टिकल यहीं से टकरा के रुक जाता या इधर उधर रिबाउंस कर जाता। लेकिन हमने क्या करा कि इसका मास जो है बिल्कुल जस्ट डबल से थोड़ा ज्यादा लिया, तो ये क्या करेगा कि जो अंदर का न्यूक्लियस है उसको तोड़ देगा। अब जैसे ही तोड़ेगा तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से एक जो है पार्टिकल निकलेगा, और उसको हमने कहा कि न्यूट्रॉन। क्यों कहा? हमने नहीं यहाँ पे क्या करा कि पहले पॉजिटिव चार्ज रख के देखा, देखा कि भाई ऊपर की ओर डेविएशन हो रहा है कि नहीं, तो नहीं हुआ। फिर हमने नेगेटिव चार्ज रखा, तो भी नहीं हुआ। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो है यहाँ पे मैग्नेट लगाया, तो भी नहीं हुआ। इसीलिए हमने कहा कि इसका मतलब है यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया। ओके, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कि जैसे मान लो कि मेरे पास क्या था कि हीलियम प्लस है, He 24 + 2 प्लस बेरिलियम जो है क्या था हमारे पास, 4 9 होता है। और जैसे ही टकराया तो यहाँ पे क्या बन गया, C6 12 + 1 न्यूट्रॉन। देखिए टोटल मास कितना होना चाहिए, 4 और 9 13, 12 + 1 कितना हो गया, 13। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितना होना चाहिए, 2, 4। तो जिस कारण से इसका मास भी कितना हो जाना चाहिए था, जो है आपका 6 हो जाना चाहिए प्रोटॉन। तो यहाँ पे जो हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अंशिका आप थोड़ा म्यूट कर लेंगे। अंशिका नहीं था। अच्छा, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तो 12C6 यहाँ जो है +1 न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे आ गया। ओके, अब ध्यान से देखिए कि इस कारण से ये जो पार्टिकल निकला, तो यहाँ पे आके जो है यहाँ पे हो गया, इसीलिए इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया। कहोगे सर ठीक है, जब यही पता लग गया तो हमें ये प्रोटॉन की क्या जरूरत, इस पैराफिन वैक्स। ये पैराफिन वैक्स क्या होते हैं कि जब ये सूट आउट होते हैं तो इससे पास होते हुए ये क्या जाएंगे, डिटेक्टर के पास टकराएंगे, जिससे क्या करेंगे कि हम एक जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लगाते हैं, m1v1 = m2v2, और इस प्रकार से सारे कैलकुलेशन करते हैं, और यहां से हम लोग जो क्या कर लेते हैं, मास निकाल लेते हैं। ओके, और कई बार हमने देखा कि पैराफिन वैक्स में जिनका मास न्यूट्रॉन जो होते हैं वो फंस जाते हैं, और बाद में हम लोग क्या करते हैं, निकाल के भी मेजर कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्ट में उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का यूज करते हैं। और इसी पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, जो है न्यूट्रॉन दे दिया। न्यूट्रॉन का जो है डिस्कवरी किसने किया था, जेम्स चैडविक। वेरी गुड, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया था, इसका जो है डिस्कवरी किया था। ओके, अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या इनकी कमियां थी जिस कारण से रदरफोर्ड ने क्या किया था कि एक्चुअली एटम को फोड़ के न्यूक्लियस निकाल लिया था, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। अब ऐसा नहीं कहना सर रगड़ के फोड़ दिया था, एक्चुअल में उसका नाम था, बाद में हमने जो है याद रखने के लिए ऐसा कहते हैं कि रदरफोर्ड ने जो है, आप ऐसे भी कह सकते हो रगड़ के फोड़ दिया, या फोड़ के जो है उसने न्यूक्लियस निकाल लिया। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर जो है किसने किया था, रदरफोर्ड ने। हाँ जी अंशिका बोलिए। No, sir. ठीक है, अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ रदरफोर्ड के साथ समस्या, कि उन्होंने कहा कि जो अगर उस समय के अनुसार से मैक्सवेल की थ्योरी आ चुकी थी इलेक्ट्रिसिटी में, उन्होंने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व करेगा ना, तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, डाउन होती चली जाएगा। तो इन्होंने भी कहा कि बात तो सही है। उस समय के अनुसार से अगर जब मान लो पहले इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा था, तो धीरे धीरे ये कहां चले जाएगा, न्यूक्लियस में।
अगर ऐसा चले जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो है कोलैप्स कर जाएगा कुछ समय बाद एटम। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा कि अगर इन केस सपोज कीजिए, मैंने क्या करा कि थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूं, उल्टा डायरेक्शन इस बार बनाता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने क्या करा कि इस प्रकार से जो है यहां पे इसको लिखा। अगर खुद सोचिए कि आप किसी चीज को, अगर मैं फुटबॉल को किक करूंगा तो कुछ समय बाद फुटबॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। रुकेगी कि नहीं, बोलिए आप यस लोग सर। साथ। हाँ, बाकी लोग भी आप लोग यस जो है जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ साथ दीजिएगा तो ज्यादा इंटरेक्टिव क्लास होगी। मैं अकेले के लिए बताऊंगा तो फिर आप लोगों के लिए उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो पाती है। ठीक है, ओके। तो अब उस समय के अनुसार से क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो कुछ समय के बाद एनर्जी रिलीज करेगी, और धीरे 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 अगर एनर्जी रिलीज करेगी, पहले यहाँ घूमेगा, फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस में। इस तरह से तो एटम खत्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये पेन है, अगर इसको मैंने साल भर पहले या 1.5 साल पहले खरीदा है, आज भी पेन की लेंथ उतनी ही है कि नहीं है? अगर पेन की लेंथ उतनी ही है, यस इस थ्योरी के अनुसार से इसको डिक्रीज होना चाहिए था, यानी कि पेन इतना सा है, फिर धीरे धीरे छोटा होता चले जाता और इस प्रकार से क्या हो जाता, कम हो जाता। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा था। उसमें ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों जो है इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही है। हम आगे बताएंगे। वही कहता है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन लूज इट एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वे में करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, द इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी every turn and move closer to the nucleus following spiral path। और इस कारण से इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, वो जो है न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। द अल्टीमेट रिजल्ट, यानी कि लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, विल बी दैट इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, दे आर मेकिंग एटम अनस्टेबल। और वो जैसे ही न्यूक्लियस में आ जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और इस प्रकार से तो एटम ही नहीं पाना चाहिए, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जिसकी साइज धीरे धीरे क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज हो जानी चाहिए। सेकंड, if the electron lose energy continuously, the absorbed spectrum should be continuous, but actual spectrum consists well defined line of definite frequency। अगर उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज कर रही थी तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उनमें भी क्या होना चाहिए, कुछ कमी आनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि उसका जो जैसे था वैसे ही आ गया डिफिनिट फ्रीक्वेंसी से। तो जिस कारण से हैंस द लॉस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंटिन्यूअस इन एन एटम। जिस कारण से हमने कहा कि भाई वहां पे एनर्जी कंटिन्यूअस तो क्या हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हम छोटे मोटे टर्म पढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म। आप सभी को पता है एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास किसे कहते हैं, द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज, सॉरी, हम मास की नहीं बात करेंगे, पहले एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। हमारा एटॉमिक नंबर है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मुझे बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है किसी भी एटम में। हर्ष और अंशिका आप नहीं बताइएगा, बाकी लोग बताएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई भी एटम है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? तो फिर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखते हैं? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं या बढ़ वेरी गुड जाते हैं। आकाश, थैंक यू आकांक्षा। क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए कि आपने एटॉमिक नंबर जो है किसके बराबर लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो होगा क्या
कि किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, जैसे सोडियम था Na से Na+ बन गया। अब मुझे बताओ 10 नियॉन को लिखोगे कि सोडियम को लिखोगे? इसी कारण से हमने क्या करा कि ऐसा लिया जो किसी दौरान जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर में जो लेते हैं वो किसके बराबर लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एक बच्चा मुझसे बोला कि सर प्रोटॉन भी तो ट्रांसफर होते हैं, न्यूट्रॉन भी ट्रांसफर होते हैं, अभी तो आपने बताया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में। मैंने कहा हाँ बताया, तो फिर क्यों आप कह रहे हो कि जो है प्रोटॉन जो है नहीं होता? एक्चुअल में हम जनरली बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन का। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है भले प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो है क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हम लेकिन उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जनरली जो चीज होता है, आज आपका जो है ये वाला जो है साइंस बढ़ गया, न्यूक्लियर साइंस, लेकिन उस समय के अनुसार से जो है हमने क्या करा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही ले लिया। अब मेरे ख्याल से जो है समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एटॉमिक नंबर। कोई कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट in the nucleus is called atomic number of an element. For neutral atom, number of electron equal to number of proton. But number जब अगर आयन हो तो क्या करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ऐसे भी याद रख सकते हो A to Z होता है, तो यानी कि एटॉमिक, क्योंकि आप भूल जाओगे मास को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या लिख देते हैं, जेड लिख देते हैं। A to Z है तो यानी कि इसका मतलब है ए के साथ जेड आएगा, मास के साथ जो हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ओके, सेकेंड टर्म है कि मास नंबर जो होता है टोटल सम या टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, मास कह देते हैं या मास नंबर कह देते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियन। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि न्यूक्लियन किसे कहेंगे, तो आप कहना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या आप एक कह भी सकते हो कि न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियन भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सम्मिलित रूप से प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लियन कह देते हैं। आप इस बात को याद ही रखिएगा। ओके, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को हम लोग जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। ओके, अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यही भी कर देता हूं छोटा सा है। 3 तरीके होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहां पे मास लिखे, कहां पे जो है एटॉमिक नंबर लिखे। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट एक्स है, इसको 3 तरीके से लिखेंगे। नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, हमने कहा कि नीचे में क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। नंबर। हाँ, तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, इसको हम लोग अभी मैं लिख भी दूंगा। ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, मास नंबर, इसको एक। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए, या तीसरा तरीका है जेड ए लिख दीजिए। एनसीईआरटी जो है इसको फॉलो करती है। इसका रीजन ये है, कहती है कि इसमें क्या हो जाता है कि अगर इनकेस माइनस पॉजिटिव चार्ज या आयन आ जाए तो आप इधर से लिख सकते हो यहाँ पे। इसी कारण से जो मोस्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो ये तरीका है। लेकिन कोई कहे कि ये तरीका गलत है या ये तरीका, तो नहीं, दोनों में, तीनों में से तीनों तरीके सही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपका ये तरीका होता है। ओके, मैं पूछूं कि एटम में प्रोटॉन कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में या बाहर में? न्यूक्लियस। वही कहता है एटम जो होता है इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूं, ए मतलब क्या हो जाता है, एटॉमिक, एटॉमिक मास। और जेड क्या हो जाता है, एटॉमिक एटॉमिक। नंबर। एटॉमिक नंबर। तो एक ना आप मास नंबर से याद रखिए। ये मास नंबर ना हमेशा जब भी आएगा ना इंटीजर में आएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि 1.2 लिख दे क्या सर, नहीं। मास नंबर, मास नंबर को हमेशा याद रखिएगा।
वो इंटीजर में होगा। ठीक है, या होल नंबर में होगा। कि क्या ये मास नंबर आपका फ्रैक्शन हो सकता है क्या? नहीं। अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कभी भी आप जो है क्या कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो इस बात को याद रखिएगा। ओके, अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शायद, 11। हाँ, Na11 एंड 23, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव डाल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मुझे बताओ कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, सभी लोग कैलकुलेट करना। जिनका बन जाए एक बार रेज हैंड करें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस बार सभी लोग बताएं। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड। और कोई फटाफट से बनाइए, बहुत ही आसान सा है। ओके कांचा, कोई और? हिमानी, प्रीति, चलिए अंशिका बताइए, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? सर 11। ओके, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। ओके ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने होंगे? सर 12। वेरी गुड, थैंक यू। अब मैं समझा देता हूं कि कैसे आया। आपको मैंने कहा था कि जो ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जो होता है उसी के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। ओके, और अगर मैं कहूं मास नंबर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अगर, हाँ जी आकांक्षा बोलिए। नो सर, आंसर के लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा आकांक्षा ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास मास नंबर कितना होगा, मुझे बताइए प्रोटॉन कितना होगा। सर 11। वेरी गुड। तो अगर मेरे पास प्रोटॉन निकल गया, मेरे पास मास नंबर है, तो क्या हम लोग जो है निकाल सकते हैं? मैं इसको शॉर्ट में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख देता हूँ। तो मास नंबर यस सर। 23 है, अब प्रोटॉन 11 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 23। मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, आकांक्षा? सर न्यूट्रॉन 12 नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, 23 ही लिख दिया मैंने। हाँ जी बोलिए। सर एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे जितना भी चार आयन होंगे एटम पे। एटॉमिक नंबर में जितना, वेरी गुड। अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जब भी पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर माइनस। लिया, हाँ माइनस कर देना। देखने में लग रहा है कि पॉजिटिव है, लेकिन इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया होगा, अपना निकाल दिया होगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा तो इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एटॉमिक नंबर में से आप क्या कर देना, माइनस कर देना। सिमिलरली मेरे पास 9F है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। मास नंबर कितना होता है, 19, और फिर चार्ज कितना है, नेगेटिव। अब मुझे बताइए इसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो है इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बोलिए। ओके हर्ष, 1 मिनट। और कोई? आकांक्षा, अंशिका,
और तो बहुत ही आसान सा है। देखिए मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा अभी क्वेश्चन को, इसलिए अभी ये निकालना सीख लीजिएगा तो फिर आगे जो है आप सॉल्व कर लोगे। और किसी ने नहीं बनाया? प्रीति, महक, सिमरन, सुहानी, स्वाति। आजकल आप जवाब नहीं दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे वो निकालते हैं। नेटवर्क इशू है। ओके, चलिए प्रीति बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। सर प्रोटॉन 9, न्यूट्रॉन 10 और 10 इलेक्ट्रॉन। 10 कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन। 10 न्यूट्रॉन भी होगा। ओके ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जितना ये है इसी को प्रोटॉन कह देते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। ठीक है, तो यहां से तुमने कह दिया कि भाई प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 9। अगर निगेटिव चार्ज है तो जितना एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन है उसमें आप निगेटिव चार्ज को जितना भी हो आप उसमें क्या कर देना? ऐड कर देना। ठीक है, तो हमने इतना ऐड कर दिया। ओके, फिर अगर हमसे न्यूट्रॉन पूछा जाए तो कि एटॉमिक मास में से हम लोग क्या कर देंगे? एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर या मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक बच्चा मुझसे पूछा है कि सर हम इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लेते हैं? कोई मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लेते हैं? So, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेके गेन या लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए। तो मास तो होना चाहिए, चाहे इधर जाए उधर जाए मास तो जाना चाहिए। सर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है। वेरी गुड अंशिका, थैंक यू। इसका मास इतना कम होता है कि जिसको हम लोग नेग्लिजिबल ले लेते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इसको ऐसा कंसिडर नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए कि 1000 में से 1 पैसा चले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? चले जाएगा, फर्क पड़ेगा क्या किसी को? मेरे नो ख्याल से सर। तो नहीं पड़ेगा। नो सर। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं लेते हैं। मास नंबर आपको 19 है, प्रोटॉन 9 है, और यहां से हमने जो है क्या कर लिया? न्यूट्रॉन को निकाल लिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉन की वैल्यू 10 आ गई। ओके ठीक है। अच्छा, एक बात इसको याद भी रख लीजिएगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है। यहाँ पे हम बात करें तो हम जनरली मास ऑफ प्रोटॉन को जो है 1.6 ले लेते हैं, 1.6। और 1 पॉइंट जो है न्यूट्रॉन का भी कितना ले लेते हैं? ये ले लेते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करें 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। अगर आप इसको ग्राम में करते तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -24। और एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं तो 1.007 होता है, या अप्रॉक्स में 1 ले लेते हैं। इसका मास जो है आप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 होता है। और इसको ग्राम में कीजिएगा तो इस प्रकार से हो जाता है। और अगर जो आपने इलेक्ट्रॉन का मास लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, और यहाँ से ग्राम में लीजिएगा तो इतना आ जाता है। और एएमयू में देखिए कितना आता है? 0.000549, तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। मैं एक टेबल बना देता हूँ जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें हम पार्टिकल लिखते हैं, 3 ही पार्टिकल है। यहां पे मैं मास लिख देता हूं, मास नंबर। ठीक है, मास लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? चार्ज लिख देते हैं। और यहाँ पे डिस्कवर्ड बाय। बस ऐसे ही बना दे रहा हूं, वैसे तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम पहला पार्टिकल लेते हैं इलेक्ट्रॉन, जाना पहचाना है, कभी नाम सुने हैं इसका? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना लेंगे? मैं अप्रोक्स पूरा एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, 9, मैं सारे की मास जो है किसमें लिख रहा हूँ? केजी में। ठीक है, 10 टू द पावर -31 kg। चार्ज जो होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। इसको जो डिस्कवर्ड किया था किसने किया था? जे जे थॉमसन। अब हम बात करते हैं सेकेंड।
यहाँ पे ले लेते हैं, पेज तो ऐड किया नहीं हो तो इसलिए जो है इसको ले लेते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन को जो मास होता है केजी में कितना हो जाता है 1.67 मैंने जो ले लिया इंटू 10 टू द पावर -27 केजी होता है। ग्राम में करना 3 घटा देना, 31 है 21 हो जाएगा, 27 है तो 24 हो जाएगा। इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर +19 होगा या -19? -19। बस अंतर क्या होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है। इसका डिस्कवर्ड किसने किया था? ई गोल्डस्टीन, आज की शुरू क्लास में भी बताया था। और लास्ट कौन सा बच जाता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? वन 1.672 की जगह पे मैं 674 लिख देता हूँ। हमारे बुक में जो है यहाँ पे 675 लिया है तो इतना ही ले लेते हैं ताकि जो हमारा काम चल सके। इसका चार्ज कितना होगा 1.6 की 19 कूलम या -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम? 0, क्योंकि ये क्या होता है न्यूट्रल होता है तो इसलिए जो हम इसको क्या लिखते हैं 0। और ये क्या हो जाएगा जेम्स चैडविक। ठीक है, तो इसको आप वैल्यू को याद रख लेना, इसमें सारी चीजें हैं ताकि कि जो है आप यहाँ पे चाहो तो न्यूक्लियस लिख सकते हो। न्यूक्लियस का जो है डिस्कवर किसने किया था? रदरफोर्ड ने। ओके, अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। मैं 3 टर्म को ना एक ही साथ निपटाता हूं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, फिर हम एक एक करके बात करेंगे। आइसोटोप्स, नाम में ही सारी चीजें कहेगा। आइसोबार, आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ले लिए आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। ठीक है, ये 3 टर्म आपको शायद में भी कई बार कंफ्यूज करता होगा कि किसमें क्या चीजें होती है। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और यहां भी इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सेम होगा। अब क्या सेम होगा देखिए यहां पे ध्यान से, इसमें कह रहा है कि पी सेम कीजिए। आइसोटोप्स में क्या सेम करना है? प्रोटॉन को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या लिख सकते हैं? क्या एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं? यस। इसका मतलब है कि जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो उसको हम लोग क्या कह देंगे? आइसोटोप। अब देखिए आइसोबार, बी से क्या होता है? वजन। वजन मतलब समझते हो? मास। हाँ, तो वजन का मतलब इंग्लिश में मास होता है। तो जिसका वेट क्या हो सेम हो या मास क्या हो सेम हो। बी से क्या हो गया? वजन। वजन मतलब हो गया मास। जिसका मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो उसको हम लोग क्या कह देंगे? आइसोबार कह देंगे। अब देखिए आइसोटोप, एन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। जिसके अंदर क्या सेम हो? न्यूट्रॉन सेम हो, यानी कि दोज एलिमेंट विच हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, such type of compound या स्पीसीज इज नोन एज आइसोटोन्स। जैसे एक एक करके डेफिनेशन के साथ समझते हैं और उसके एग्जांपल समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर आ जाएगा। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? दोज एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ same atomic number but different mass number, such type of species is known as isotope। कभी सर एक एक एग्जांपल के साथ देखिए। यहाँ पे मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन 1 ले लिया, हाइड्रोजन 1 2 ले लिया एंड हाइड्रोजन 1 3 ले लिया। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाँ, प्रोटेरियम। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ड्यूटेरियम। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रिटेरियम। ठीक है, अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं कि प्रोटोरियम में कितने न्यूट्रॉन है? जिनको पता हो, वेरी गुड।
अगर जिनको पता हो तो एक बार रेज हैंड करें। ओके प्रीति, और किन्हीं को पता है? हिमानी, अनमोल, शिल्पी, सारिका, स्वाति। चलिए मैं पूछ लेता हूं, किनसे पूछूं? 4 ही बच्चे बता रहे हैं, वही पुराने। और तो कोई नया बताओ। चलिए आकांक्षा, आप मुझे बताइए कि प्रोटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? सर 0। 0 होते हैं। अच्छा, अंशिका आप बताइए कितने होते हैं? सर 0। क्या किसी का 1 आ रहा है क्या? No, sir. वेरी गुड। No, इसमें sir. जो है क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है 0 होता है। ये बात याद भी रखना, पूछा गया है। लेकिन मैं कहूं कि ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? So 1. 1. 1 होते हैं। और ट्रिटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2। 2. 2 होते हैं। ओके, वही कहता है कि दोज एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर इज सेम। टॉप्स में प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन को हम किस में लेते हैं? एटॉमिक नंबर में। तो यानी कि देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। वही कहता है दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सच टाइप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज आइसोटोप्स। इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कह देते हैं? आइसोटोप्स। एक और देख लीजिए, आपको इसका नाम सुने हैं C612 एंड C14 का। Yes, sir. क्या ये आइसोटोप्स है? Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. इसको किस नाम से जाना जाता है? 14 वाले को कार्बन डेटिंग के नाम से जाना जाता है। कार्बन डेटिंग का क्या काम होता है? सर इससे हम एज पता कर सकते हैं किसी Very good. फॉसिल की। हाँ, एज डिटर्मिनेशन में यूज होता है। कितनी को पता है कैसे किया जाता है? सर इसकी एज अराउंड 4000 ईयर होती है, तो उससे कुछ हाँ, अप्रोक्स 3600 के आसपास होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के रूप में उन्होंने कहा 4000, तो मैं समझाने के लिए इसका यूज जो होता है एज डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि इसकी उम्र है 4000 साल। कार्बन 14 को पूरा का पूरा डिकम्पोज होने में कितने लगते हैं? 4000 साल। अब मैंने कहा कि भाई इसका ना 10%, यानी कि जो है ना कार्बन 14 जो है 10% डिकम्पोज हो गया। इसका मतलब है कि क्या हो गया कि इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से, डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो गया? 400 साल हो गया। तो जब ये 400 साल हो गए, इसका मतलब है कि इसकी जो पहले डेड हुई होगी या कोई भी फॉसिल फ्यूल्स है, तो उसकी एज जो है कितनी हो जाएगी? 400 साल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। एक और देखिए, आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना होगा या इसको कहीं आपने यूज किया होगा। 816 8 817 और 818, ये भी क्या है? आपके आइसोटोप्स है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो कि आइसोटोप्स का जो है शो करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटिरियम। यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है 0 1 2 है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है देख सकते हो। नोट, आइसोटोप हैव द सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस बात को याद रखिएगा कि इसके अंदर जो डिफरेंट क्या हो सकते हैं? आपके न्यूट्रॉन हो सकते हैं। और ये जो ट्रिटिरियम होता है वो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आइसोबार की। अच्छा, 2 बार लिख दिया है। ठीक है, इसका मतलब है ये आपका हेडिंग है और इसी को हम लोग लिखे। ठीक है, आइसोबार है। आइसो का मतलब होता है सेम, बार का मतलब क्या हो जाता है? हमने याद रखने के मास लिए, नंबर। और इसको जो हम लोग क्या कह सकते हैं? मास या मास नंबर। यानी कि दोज स्पीसीज विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, such type of species is known as isobar.
तो कैसे होता है देखिए, आपको दो एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं। आप लोगों ने देखा होगा आर्गन, आर्गन का जो मास होता है 40 होता है, ठीक है। और इसका मास कितना हो जाता है कैल्शियम का 20 और कितना हो जाता है 40 हो जाता है। दोनों का मास क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि दोनों का मास सेम है, तो इस चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोबार कह देते हैं। एक दो एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, ओके। अब हाइड्रोजन में देखिए कि मास नंबर कितना है 3। यहाँ पे देखिए हीलियम में जो एक आइसोटोप्स होता है उसका मास नंबर कितना हो जाता है 3। जनरली उतना पाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी इन्होंने एक एग्जांपल दिया है तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मास कितना हो जाएगा 3, तो इसलिए हम लोग क्या कह देंगे, आइसोटोप है। दूसरा पोटेशियम का एक आइसोटोप होता है 40, और इसका भी कितना हो जाएगा 40, तो दोनों का मास कितना हो जाता है 40, तो इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं, ये कैसा है, आइसोबार। अच्छा, के बाद जो है ना हम लोग आइसोडाइफर, आइसोटोन्स और आइसोस्टेयर्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बारे में जो है डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा।